Hi everyone, welcome to the channel. Take care. Today we are going to study about NORCET image-based MCQ classes. So MCQs are very important for your nursing competitive exam, especially NORCET. So you should know about each and every images which is important. So let's start with the first question. Identify the safest site for administering an intramuscular injection in an infant. तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंट्रामस्कुलर होता है उसे हम कौन सा डिग्री से देते हैं, दैट इज 90 डिग्री एंगल, है ना। और सेम क्वेश्चन था इन्फेंट को लेके। तो इन्फेंट्स में क्या होता है, जो सेफेस्ट साइट होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए वो कौन सा होता है, विच इज़ वास्टस लेटरलिस। ठीक है, जो एंटीरियर लेटरल पार्ट होता है थाई का एंटीरियर लेटरल पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज वास्टस लेटरलिस, उस पार्ट पे हम क्या देंगे, आईएम इंजेक्शन देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस दिए जाएं कि ठीक है वास्टस लेटरलिस वेंट्रोग्लूटियल एक्सेट्रा, आपको ऐसे ऑप्शंस ना देके आपको क्या दे दें, इमेज दे देंगे। ठीक है, आपको इमेज से पहचानना है और आपको बताना है कि ये कौन सी साइट है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कहाँ पे सेफेस्ट साइट है, आपको इस साइट भी दिखा दी और आपको इसका आंसर देना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वास्टस लेटरलिस। ठीक है, तो ये साइट ही कि हम क्यों देते हैं, बिकॉज दिस साइट इज़ द सेफेस्ट। इसको सेफेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मसल मास होता है वो प्रॉपर डेवलप होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर साइट्स। हम अदर साइट्स में इसलिए नहीं देते क्योंकि जो बेबी है अभी उसका जो मास है, वो मसल मास है, वो डेवलप नहीं होता प्रॉपरली। तो इसीलिए जो वास्टस लेटरलिस पार्ट है यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट होता है मसल मास का, इसीलिए इस साइट को हम प्रेफर करते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is the explanation, vastus lateralis muscle because well developed at birth and making it the safest and most effective. Okay, so that's the reason. Next question is, what stage of pressure ulcer does this represent? So as you all know, pressure ulcers, the second name of pressure ulcer is also called as bed sore. ठीक है, बेड सोर भी कहते हैं कॉमनली हम हॉस्पिटल साइड पे। तो इसकी स्टेजेस होती हैं, तो ऑप्शंस भी आपको दिया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको इमेज दे दी, तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा स्टेज है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रेशर अल्सर होते क्या है। प्रेशर अल्सर, ठीक है, एक तरह का वुंड होता है। प्रेशर अल्सर इज नथिंग बट द वुंड। ठीक है, आपके प्रेशर साइट पे जो आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनमें सोर हो जाना, उसमें वुंड हो जाना, दैट इज प्रेशर अल्सर, सिंपल। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होगा, आपकी स्किन की लेयर्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सबको पता है। सेकंड इज डर्मिस, थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबक्यूटेनियस को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। कहीं कहीं बुक्स पे आपको हाइपोडर्मिस भी मिलेगा लिखा हुआ, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस विच इज सुपरफिशियल लेयर, देन डर्मिस एंड देन सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये जो लेयर्स होती हैं इनके अकॉर्डिंग, इनके रिमूव होने के अकॉर्डिंग स्टेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होगा, जो एपिडर्मिस लेयर है, सुपरफिशियल लेयर, उसमें रेडनेस होगी। ठीक है, सिर्फ रेडनेस होगी, नथिंग एल्स विल हैपन। ठीक है, स्किन बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, हल्की रेडनेस आपको स्किन में देखने को मिलेगी। देन स्टेज 2, एपिडर्मिस चली जाएगी। ठीक है, एपिडर्मिस हट जाएगी एंड आपकी डर्मिस तक वो रिमूवल हो जाएगा स्किन का। ठीक है, अब डर्मिस भी यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। स्टेज 3 में डर्मिस लेयर भी निकल जाएगी और वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, आपके हाइपोडर्मिस, आपके सबक्यूटेनियस लेयर में। स्टेज 4 में आपकी सबक्यूटेनियस लेयर भी हट जाएगी और वो पहुँच जाएगी आपके बोन्स, टिश्यू या फिर जॉइंट्स तक। ठीक है, तो वो वुंड कहाँ तक चला जाएगा, जो सुपरफिशियल था वो स्टेज 4 में आ जाएगा, आपके बोन्स में, आपके टिश्यू में, आपके जॉइंट्स में। ठीक है, तो इस स्टेज में आप देख रहे हैं कि एपिडर्मिस तो हट चुकी है, नाउ द डर्मिस लेयर इज अफेक्टेड। तो कौन सा स्टेज होगा, स्टेज 2। ठीक है, तो स्टेज 2 होगा इसमें, इस क्वेश्चन में। अगर आपको दिया जाता कोई डायग्राम जिसमें बोन तक अफेक्ट हो रही है, ठीक है, बोन तक वुंड चला गया है, सो दैट अल्सर इज स्टेज 4 अल्सर। ठीक है, तो स्टेज 4 अल्सर में प्रेशर अल्सर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि जो पेशेंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर, तो व्हाट नर्स शुड डू इन दैट केस। जो पेशेंट रिस्क में, तो नर्सेस का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा इसमें। एंड मस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन कि जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, डायग्राम तो आते ही आते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब इस केसेस में लाइक प्रेशर अल्सर में बता देंगे कि प्रायोरिटी नर्सेस की क्या होगी, पेशेंट को ऑब्जर्व करना,
या पोजीशन चेंज करना, या हाइजीन मेंटेन करना, या प्रॉपर न्यूट्रिशन देना सो दैट प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका मेंटेन रहे। तो इसमें प्रायोरिटी क्या होगी? ऑब्जर्व तो करना ही है, पोजीशन देना ही है, हाइजीन करना ही है, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर देना है, बट अब इसमें आ गई प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पोजीशन इसमें प्रायोरिटी होगा। एवरी 2 आवर्ली पेशेंट की पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। पेशेंट की स्किन देखना है, स्पेशली उन प्रेशर पॉइंट्स में ऑब्जर्वेशन करना है नर्स को जिनमें रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेज 2, जिसमें टॉप लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है एंड इट एक्सटेंड इनटू द डर्मिस, डर्मिस तक एक्सटेंड हो गया, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ शैलो अल्सर विद अ पिंक और रेड वुंड बेड विदाउट स्लफ और नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब जो डार्क ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है बिकॉज ऑफ डेड ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, ये आपको स्टेज 4 में देखने को मिलता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस इक्विपमेंट यूज्ड फॉर। अब ये आपने कॉमनली क्लिनिक्स में देखा होगा ये इक्विपमेंट। अब तो खैर इससे ज़्यादा अपग्रेड आ गए हैं और भी ये इक्विपमेंट्स, बट आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस इक्विपमेंट यूज्ड फॉर। तो सबसे पहले स्फिग्मोमेनोमीटर इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इससे क्या कर रहे हैं? बीपी मॉनिटर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे लाइक कि इट इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द ग्लूकोज लेवल, फॉर द एचपी लेवल। तो यू शुड नो दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज स्फेग्मोमेनोमीटर एंड दिस इक्विपमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस इक्विपमेंट यूज्ड फॉर? एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन, इंट्यूबेशन, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर और चेकिंग हार्ट रेट। सो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ये आपने देखा होगा ओटी में यूज़ होता है या इमरजेंसी में यूज़ होता है ना। सर्जरी के टाइम यूज़ होता है ओटी में। क्यों यूज़ होता है? इट्स वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट, इसे हम कहते हैं लैरिंजोस्कोप। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो इसका नाम है लैरिंजोस्कोप, ठीक है। नाम में आपको पता चल रहा है लैरिंग्स को स्कोप मीन्स विजुअलाइज करना, है ना। तो लैरिंग्स को विजुअलाइज करने का इंस्ट्रूमेंट इज लैरिंजोस्कोप। अब ये यूज़ क्यों होता है? ये यूज़ होता है फॉर द इंट्यूबेशन पर्पस। इंट्यूबेशन क्या होता है? इंट्यूबेशन एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट के एयरवे को इंटैक्ट रखने के लिए, ठीक है, हम ट्यूबिंग इंसर्ट करते हैं इन द पेशेंट एयरवे सो दैट वो प्रॉपरली ब्रीथ करता रहे, ठीक है। तो इंट्यूबेशन इज अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच अ ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू अ पर्सन एयरवे टू मेंटेन अ सिक्योर ब्रीदिंग, ठीक है। या फिर ऐसे पेशेंट्स में जो पेशेंट अपने आप ब्रीथ नहीं कर सकते, हु आर नॉट एबल टू ब्रीथ एडिक्वेटली, तो उन पेशेंट में भी हम इंट्यूबेशन करते हैं। सो दिस इज द मेडिकल प्रोसीजर एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज लेरेंजोस्कोप। Next question is, what cardiac rhythm does this ECG show? Atrial fibrillation, ventricular tachycardia, normal sinus rhythm, third degree heart block. अब हमने ना प्रीवियस हमारी वीडियोस में पढ़ा था कि ECG क्या होती है ना, ECG वेव नॉर्मल कैसी होती है। सो हेयर वी आर नॉट डीलिंग विद ऑल ऑफ दैट नॉर्मल थिंग, ठीक है। बस सुपरफिशली ये कि हमने पढ़ा था कि ECG क्या होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्ट की वेव्स को मॉनिटर करते हैं, राइट। और जो ईसीजी होती है वो इस तरह की दिखती है जिसमें वेव्स आते हैं PQRST, ठीक है। तो इस तरह की वेव बनती है विच इज़ इंडिकेट समथिंग लाइक P इज इंडिकेटिंग एट्रियल डीपोलराइजेशन, QR इज इंडिकेट वेंट्रुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा था, ये सब शो करती है। अब रिदम में कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्यों? क्योंकि ये रिदम आपको इस रिदम की तरह दिख रही है, कोई मैच नहीं कर रही है, मतलब दिस इज समथिंग एबनॉर्मल रिदम, जिसे हम जो मेडिकल टर्म में हम कहते हैं एरिथमिया, ठीक है, रिदमिया कहते हैं, विच इज़ एबनॉर्मल रिदम। अब यहाँ पे एबनॉर्मल रिदम को पहचानना है आपको, इसी चीज़ दे दी जाएगी क्वेश्चन में और आपसे पूछेंगे कौन से रिदम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कार्डिक पार्ट में आपको ECG आनी चाहिए, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको हमने कैसे पहचाना, ठीक है। सबसे पहले जो ये P दिख रहा है, P गायब, P गायब गायब गायब, कहीं P नहीं है, किसी वेव में कोई प्रॉपर P नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि P वेव बनता है एट्रियल डीपोलराइजेशन से, ठीक है।
डीपोलराइजेशन में पढ़ा था, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। जो एट्रिया है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, एट्रियम कहाँ पे होते हैं, हमारे हार्ट है, 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया होता है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, 2 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर्स। ये 2 चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पी वेव बनेगी। अब यहाँ पे अगर पी वेव नहीं है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग हैपन इन द एट्रियम पार्ट, ठीक है, एट्रिया में कुछ प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम आई है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एट्रिया नहीं पास कर पा रहा, ठीक है। जो हमारा ऐसे नोड है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, इसने इम्पल्सेस जनरेट करी और वो इम्पल्सेस आपकी एट्रियम में गई, ठीक है। अब एट्रिया का ये काम था कि एट्रियम्स को, आप वो कंडक्शन को, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, दे हैव टू पास टू द वेंट्रिकुलस, बट व्हाट हैपनिंग हियर, द एट्रियम इज नॉट एबल टू पास दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो देर इज सम एबनॉर्मलिटी इन द रिदम, तो इसीलिए क्या हो रहा है, पी वेव नहीं बन रही है, एट्रियम वर्क नहीं कर रहे प्रॉपरली। सेकेंडली, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म। ये क्यूआरएस देखिए, देर इज नैरो क्यूआरएस, ठीक है। पहली बात तो पी वेव एब्सेंट है। सेकेंड चीज़, क्यूआरएस नैरो गए, ठीक है। क्यूआरएस प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रॉपरली जा नहीं रहे हैं फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकुलर्स, ठीक है। सेकेंड, थर्ड चीज़ ये है, जो आपका ये जो क्यूआरएस है, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। ये देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो क्यूआरएस इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ मार्क्स होते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच शोज़ दैट कौन सी प्रॉब्लम है हार्ट में, जिसकी वजह से ये ईसीजी आई है, ठीक है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन एट्रियल फिब्रिलेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। और बाकी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एक दूसरा वो है, ग्राफ में किसी क्वेश्चन में लेकर आऊँगी, देन थ्रू द ग्राफ आई विल एक्सप्लेन यू। देन देर इज नॉर्मल साइनस रिदम विच इज़ नॉर्मल हार्ट रेट जो बनती है, ठीक है, दैट फॉर्म द नॉर्मल साइनस रिदम, जो ये है, ठीक है। एक नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन की जो हार्ट रेट है उसमें जो ईसीजी बनती है, दैट इज द नॉर्मल साइनस रिदम, दिस इज वन। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज नथिंग बट द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिल्कुल ही फेल हो जाता है और वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द कंडक्टिविटी बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो उस केस में थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, जिसमें विच इज़ समथिंग अनदर टॉपिक एंड वेरी लेंथी टॉपिक, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी दिस द एक्सप्लेनेशन जो हमने पढ़ लिया, एब्सेंट पी वेव्स और नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस और क्यूआरएस नॉट कंसिस्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ओके। तो ये पिक्चर आपको दे दी गई है एग्जाम में, जैसे दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल दिए हैं, सॉरी ऑप्शंस दिए हैं, रोसेशिया, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, सोरियासिस और एक्साइमा। सो दीज आर द ऑप्शन। तो आपको देखना है कि ये जो रैशेस दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, और ये रैशेस नोज से चीक्स पे जा रहे हैं, और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो ये रैशेस हैं, दे आर मेकिंग सम figure, they are making some image, तो it's like butterfly, right? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बटरफ्लाई रैश है, बटरफ्लाई रैश, ये क्लिनिकल साइन है किसका, इट्स दिस द कंडीशन सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, ठीक है। एक मेडिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, पेशेंट का, ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो क्या कर रही है, खुद ही के जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हीं को अटैक कर रही है, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है, ये क्लिनिकल साइन आ रहा है, दैट इज बटरफ्लाई रैश, ठीक है। सो रेड रैश अक्रॉस द चीक और नोज, दिस इज द क्लिनिकल साइन विच अकर्स इन सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन इज डिपिक्टेड इन द इमेज, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट और यूवाइटिस। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, देयर इज रेडनेस इन द आई, है ना, आईज में रेडनेस है, और ये जो कंजक्टिवा एरिया है वो, उसमें क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंजक्टिवाइटिस, विच इज़ वेरी ईजी एंड कॉमन। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे तो क्या ही होगा फिर, अब यू शुड प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन का भी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंजक्टिवाइटिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक आई, ठीक है। कंजक्टिवा एनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, है ना, तो इन्फ्लामेशन हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ एलर्जी या इन्फेक्शन के थ्रू होता है, ओके। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अब यहाँ इमेज दी है एक पर्सन की, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है इसका। सो द ऑप्शन इज मम्स, मीजल्स, रुबेला एंड डिप्थीरिया। सो अब ये भी जो है क्लिनिकल साइन शो कर रहा है ये पर्सन,
अब ये किस डिजीज कंडीशन में होता है? सबसे पहले द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मम्स, ठीक है। मम्स में क्या होता है, जो पर्सन के इन्फ्लेमेशन हुआ है ये कहाँ हुआ है? पैरोटिड ग्लैंड में, विच इज़ वन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। मम्स में क्या होता है, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो इफेक्ट होती हैं, ठीक है। मेनली जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। सो मम्स इज द राइट आंसर। स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स इज द हॉलमार्क साइन ऑफ मम्स, ठीक है। ये जितने भी हॉलमार्क साइन मैंने आपको अभी तक पढ़ाए ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एंड मम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कंडीशन। अब आपको एक एक्सरे दे दिया है चेस्ट का, आपको बताना है कि ये किस कंडीशन में होता है, निमोनिया, पल्मोनरी एडेमा, ट्यूबरक्लोसिस या लंग कैंसर। अब जो एक्सरे होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना, तो क्योंकि सब सिमिलर ही लगते हैं वैसे, बट यू शुड नो कि कुछ जो सिमिलर कुछ डिफरेंसेस हैं वो पहचानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये किस डिजीज़ कंडीशन में होता है। सो इस कंडीशन में जो है सबसे पहले बता देती हूँ कि कौन सा कंडीशन, दैट इज़ निमोनिया, और ये क्यों है अब पढ़ते हैं। निमोनिया के केस में क्या होता है कि वैसे जो हमारा लंग्स होते हैं उसमें एयर फिल्ड होता है, राइट। एयर जो होता है उसका हाई डेंसिटी होता है। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन का एक्सरे होता तो ये जितना भी आपको वाइटिश पार्ट लग रहा है ये सब ये ब्लैक होता, बिकॉज ये लंग्स है, लंग्स में एयर होती है ना, और ये पूरा ब्लैक होता, ये आपका हार्ट है ना, तो ये ब्लैक होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये ब्लैक नहीं है, पहले तो ये आपको देखना है। अब ये जो आपके ब्रोंकाइज है ये आपको वाइट दिख रहे होंगे, ठीक है। वाइट क्यों है? बिकॉज ये शो कर रहे हैं मेनली इन द राइट साइड, ठीक है। मेनली राइट लोब में क्या शो कर रहा है, ये वाइटिश पार्ट, जिसे हम ओपेसिटी भी कहते हैं। ओपेसिटी मीन्स वाइटेडनेस, ठीक है, वाइट होना। एंड द कंसोलिडेशन की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज सम कंसोलिडेशन इज हैपनिंग हियर। कंसोलिडेशन में क्या, इट मे बी बिकॉज ऑफ पस या फिर कोई फ्लूइड फिल्ड है आपकी ईयर कैविटी में, जिसकी वजह से ये जो एक्सरे है ये ओपेसिटी दिख रही है एक्सरे में, ठीक है, एक वाइटेडनेस आ रहा है। अब सेकेंड चीज़, जो डायफ्राम नॉर्मल होना चाहिए था, ठीक है, डायफ्राम लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द योर लंग्स। सो वो क्या है, डायफ्राम इज एलिवेटेड, वन साइड डायफ्राम यहाँ पे क्या होगा, एलिवेटेड होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें देखी आपने, पहले तो आपके जो ब्रोंकाइज है वाइटिश है बिकॉज देर इज सम कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रोंकाइज, मे बी बिकॉज ऑफ फ्लूइड फिल्ड देयर एंड और मे बी पस, ठीक है। एंड सेकेंडली देर इज डायफ्राम एलिवेशन, डायफ्राम यहाँ पे एलिवेट हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस पार्ट पे देर इज एलिवेशन हैपनिंग बिकॉज एट दैट पार्ट देर इज फिलिंग ऑफ पस और फ्लूइड इज हैपनिंग, ठीक है, इसलिए उस फिलिंग की वजह से वो भी थोड़ा एलिवेट हो चुका है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, diffuse opacities on chest x-ray because of that. Okay, next is what is the most likely underlying condition? Diabetes mellitus, peripheral arterial disease, venous ulcer, pressure ulcer. प्रेशर अल्सर तो अभी अपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें स्किन में देर इज अ डैमेज हैपनिंग एंड इट हैपनिंग विद द स्टेज, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सो लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको एक फुट की इमेज दी है जिसमें वुंड दिख रहा है, एंड तो इसमें आपको बताना है किस डिजीज कंडीशन में होता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस हमने पढ़ा था अगेन इन दिस दैट प्रीवियस वीडियो, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड, है ना। उन पेशेंट्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मीन्स जो ऐसे ब्लड वेसल्स, ऐसे नर्व्स जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से दूर है, पेरिफेरल है, दूर है, ठीक है, लाइक योर लेग्स। सो उनमें प्रॉपर क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट है, अगर उनके फुट में वुंड होता है तो उन पेशेंट्स में क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, क्योंकि ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंच रहा तो क्या होगा, उस वहाँ फुट पे टिंगलिंग होगा, नमनेस रहेगी, आप पता नहीं चलेगा, टेम्परेचर कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट को वुंड होता है, इस केस में वुंड होगा, पेशेंट को वो पता नहीं चलेगा, वुंड धीरे धीरे बढ़ेगा, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई वुंड हीलिंग नहीं होगी, वुंड हीलिंग नहीं होगी, तो वुंड में और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा और इन सम केसेस एम्पुटेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स द केस इन डायबिटीज मेलाइटिस, और ये फुट को हम कहेंगे डायबिटिक फुट, या दिस इज ऑल्सो अ फुट अल्सर,
ठीक है। सो डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटिक फुट अल्सर्स कॉमनली होते हैं ड्यू टू न्यूरोपैथी, जो मैंने आपको बताया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, एंड पुअर वुंड हीलिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? आपको इमेज दी है, ठीक है। चिकन पॉक्स, हर्पिस जूस्टर, सिंगल्स भी कहते हैं जिसे, एक्साइमा और स्केबीज। सो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है यहाँ पे वो किसका है? दैट इज हर्पिस जोस्टर वायरस। अब पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हर्पिस जोस्टर वायरस होता है, दिस इज द ओनली कल्प्रिट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स, ठीक है। हर्पिस जोस्टर वायरस एक ऐसा वायरस है जो चिकन पॉक्स को कॉज करता है, ठीक है। ये किस फैमिली से आता है? पैरामिक्सोवायरस। सबकी एक फैमिली होती है ना, सब किसी न किसी फैमिली से आते हैं, तो ये वायरस की भी अपनी फैमिली है ना, तो उसकी फैमिली का नाम है पैरामिक्सोवायरस। तो पैरामिक्सोवायरस फैमिली से हर्पिस जोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स कॉज करता है। अब क्या होता है, चिकन पॉक्स तो ठीक हो जाता है हमें, है ना, बट क्या होता है, ये जो वायरस है ये बॉडी से नहीं जाता, ये बॉडी में रहता है इन द डीएक्टिवेट फॉर्म, ठीक है, रहता है बट इन डीएक्टिवेट फॉर्म। अब क्या होगा, इन लेटर लाइफ, ठीक है, लेटर लाइफ में ये दोबारा से एक्टिवेट होता है इन सम केसेस, और ये क्या कॉज करता है? शिंगल्स, ठीक है। द सेम वायरस कॉज द डिजीज कॉल्ड शिंगल्स। तो उस टाइम पे ये कंडीशन, ये स्किन में इस तरह के रैश होते हैं, इस तरह के फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं एक जगह पे, जो इसका क्लासिकल साइन है, ठीक है। तो हर्पिस जोस्टर, जिसे हम शिंगल्स भी कहते हैं, इट प्रेजेंट विद पेनफुल वेसिकुलर इरप्शंस अलॉन्ग विद डर्माटोम्स। तो इस तरह के फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं बॉडी में, और ये किस केस में बनते हैं? हर्पिस जोस्टर में। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इमेज इंपॉर्टेंट है। ओके, if you enjoy this video, just make sure to hit that subscribe button. Don't forget to click the bell icon so you will be notified every time we upload a new video. Your support will really help us grow and bring you even better content. So thank you for being part of our community.